हेलो दोस्तों, दिस इज़ नीरज कोरे एंड स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में पहली बात अपने बारे में बता दूं, मैं क्लास 12 का एस्पिरेंट ही हूँ और अगले साल मेरा एग्जाम है, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहा हूँ। साथ ही आज हम साथ में पढ़ के चैप्टर को एकदम अच्छा समझने वाले हैं। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। Introduction. In 1637, Discretes gave the corpuscles model of light and derived Snell's law. तो एक डिस्कर्टेस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कॉर्पसल्स मॉडल ऑफ लाइट दिया था और साथ ही स्नेल्स लॉ डिराइव किया था। इट एक्सप्लेन द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट एन इंसिडेंस एट एन इंटरफेस। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन साथ ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी इंटरफेस पे एक्सप्लेन किया था। तो कॉर्पसल्स मॉडल प्रेडिक्टेड दैट इफ द रे ऑफ लाइट, तो जो कॉर्पसल मॉडल था उन्होंने क्या किया था, वो क्या था पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हो या फिर रिफ्लेक्शन हो और बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, देन द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर देन इन द सेकेंड मीडियम। मतलब ये देखो, ये कोई मीडियम है, ये पहला मीडियम है, तो एक रे ऑफ लाइट इन और ये नॉर्मल रहता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन नॉर्मल है, तो ये बेंड नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हो ना, तो क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो सेकेंड मीडियम में ज़्यादा रहेगा। तो कॉर्पसल मॉडल ऑफ लाइट वॉज फर्दर डेवलप बाई आइजक न्यूटन। जो कॉर्पसल मॉडल ऑफ लाइट है वो फर्दर डेवलप किया गया है आइजक न्यूटन के द्वारा इन इस फेमस बुक कॉल्ड इंटाइटल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बुक का नाम था, उसमें उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडियस पॉपुलरिटी ऑफ दिस बुक, और इस पॉपुलरिटी की वजह से इस बुक के द कॉर्पसल मॉडल इज़ वेरी ऑफन एट्रिब्यूटेड टू न्यूटन। और इस चीज़ के फेमस होने की वजह से इसका क्रेडिट न्यूटन को चला गया। In 1678, sorry यार 19 क्यों बोल रहा हूँ, in 1678 the Dutch physicist Christian Huygens, तो इस डेट पे जो डच फिजिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगन्स, पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया। इन इट इज़ दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। As we will see, the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and refraction. तो हम जानते हैं कि जो वेव है वो आसानी से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्या था, खाली रिफ्लेक्शन बस एक्सप्लेन कर पा रहे थे। However, it predicted that on refraction, if the wave bends towards normal, the speed of light would be less in the second medium. हालांकि इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि जब भी रिफ्लेक्शन हो, अगर कोई वेव नॉर्मल की तरफ बेंड हो, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ना सेकंड मीडियम में, ये मान लो ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो मान लो ये लाइट आ रहा है और नॉर्मल है, तो जब ये बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है ना वो मिनिमम होगा, पहले से कम होगा। जैसे पिछले केस में उल्टा था। This is in contradiction to the prediction made by using the corpuscles model of light. It was much later confirmed by experiments where it was shown that the speed of light in water is less than speed of light in air. और ये कंफर्म भी कर दिया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जब कैसे, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना एयर में वो ज़्यादा रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। ठीक, confirming the prediction of the wave model, Foucault carried out this experiment in 1815। उसके बाद जो Foucault है ना, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया 1850 में। The wave theory was not readily accepted primarily because of the Newton's authority and also because of light could be traveled through vacuum and it felt wave could require the medium to propagate from one point to another। तो वेव थ्योरी सिर्फ रिडली एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि जो न्यूटन्स का अथॉरिटी था किसमें था, कॉर्पसल्स में, इसलिए आई थिंक वो ज़्यादा फेमस था। और ऑल्सो जो लाइट है ना वो वैक्यूम क्या बोल रहे हैं, वो वैक्यूम के में ट्रैवल कर सकता है। इट वॉज फेल्ट दैट अ वेव वुड ऑलवेज रिक्वायर मीडियम टू प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव थ्योरी को इसलिए भी डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि देखो लाइट बिना किसी मीडियम के द्वारा भी ट्रैवल कर सकता है, जबकि वेव नहीं कर सकता। ऐसा इन्होंने
हाँ, मतलब वेव लेक मीडियम लगेगा ऐसा बोल रहे थे, इसलिए जो कॉर्पसल्स थे वो ज़्यादा फेमस था। हाउएवर व्हेन थॉमस यंग है, नए साइंटिस्ट आ गए हमारे एंट्री में। थॉमस यंग परफॉर्म्ड हिज फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन 1801। उसके बाद फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया गया थॉमस यंग के द्वारा 1801 पे। इट वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड दैट लाइट इज इंडीड अ वेव फिनोमेनन। और उसके बाद माना गया कि जो लाइट है ना वो एक वेव फिनोमेनन है। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ के रहे हैं पता है यार? जो लाइट है वो वेव है या पार्टिकल फॉर्म में है, तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा लगा कि लाइट एक वेव फिनोमेनन है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वॉज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो जो वेवलेंथ विजिबल लाइट का था ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल पाया गया। फॉर एग्जाम्पल द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज 0.6 माइक्रोमीटर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि जो वेवलेंथ है ना येलो लाइट का वो 0.6 माइक्रोमीटर था। बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, और जो स्मॉलनेस था ना विजिबल लाइट का इन कंपैरिजन of dimension of typical mirrors, light can be assumed to be approximately travel in straight lines। तो लाइट को अज्यूम किया गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दिस इज द फील्ड ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और यही फील्ड है हमारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, which we have discussed in the previous chapter. Indeed, the branch of optics is which one of completely neglects the finiteness of the wavelength is called geometrical optics. तो ब्रांच ऑप्टिक्स का ब्रांच क्या बोल रहे हैं? तो जो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है ना एक ऐसा ब्रांच है जहाँ कम्प्लीटली निगलेक्ट किया कर दिया जाता है फाइनेटनेस वेवलेंथ का, जो इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फाइनाइटनेस मतलब कितना, फाइनाइटनेस मतलब लिमिट ना, और लाइट इन्फिनाइट है तो वेवलेंथ को लिमिट को निगलेक्ट कर दिया गया, उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भाई साहब। एंड अ रे एंड अ रे इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन ऑफ लिमिट। और एक रे है उसे डिफाइन करते हैं हम पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इन द लिमिट ऑफ वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो। ठीक। आफ्टर द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, तो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के बाद 1801 पे अगले 40 साल तक मैंने एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इन्वॉल्विंग जो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। दिस एक्सपेरिमेंट्स कुड ओनली बी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन बाई अज्यूमिंग अ वेव मॉडल ऑफ लाइट। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को किस बेसिस पे किया है कि लाइट एक वेव है। Thus, around the middle of the 19th century, तो अराउंड द मिडिल ऑफ द 19th century, 19th सेंचुरी के मिडिल में द वेव थ्योरी सीम टू बी वेरी वेल स्टैब्लिश्ड। तो वेव थ्योरी ना वो अच्छा खासा स्टैब्लिश हो गया था। कहा क्या बोल रहे हैं उसके बाद? The only major difficulty was that since it was thought that a wave required a medium for this propagation, तो वहाँ पे माना गया था कि एक वेव को एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है अपने प्रोपगेशन के लिए। हाउ कुड लाइट वेव्स प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, एंड कैसे एक लाइट वेव्स है वो कैसे प्रोपगेट हो सकता है वैक्यूम के साथ। दिस वॉज एक्सप्लेन व्हेन मैक्सवेल पुट फॉरवर्ड हिज फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। और तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मैक्सवेल के। देखो एक डिफिकल्टी एक आ रहा था कि वेव तो बिना मीडियम के प्रोपगेट नहीं कर सकता, लेकिन लाइट कर पा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा। मैक्सवेल ने क्या किया था भाई? मैक्सवेल भाई साहब ने, सर ने, मैक्सवेल ने had developed a set of equations describing the laws of electricity and magnetism, and using these three equations he derived what is known as wave equation। तो मैक्सवेल ने एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनाया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ दिया हुआ था, और तीन यूजिंग दिस इक्वेशंस डिराइव्ड व्हाट इज नोन एज वेव इक्वेशन। और उसी इक्वेशंस को देख के आप अभी बनाए वेव इक्वेशन फ्रॉम विच ही प्रेडिक्टेड द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसी की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रेजेंस पता किया गया। फ्रॉम द वेव इक्वेशन मैक्सवेल could calculate the speed of electromagnetic waves in free space। और मैक्सवेल ने उसकी मदद से जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था फ्री स्पेस में वो पता किया। And he found that the theoretical value was very close to the measured value of the speed of light।
और उन्होंने पता किया कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ लाइट के ना काफ़ी क्लोज है। फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस ही प्रोफाउंडेड दैट, और इससे वो उन्होंने ये पता किया कि जो लाइट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट पक्का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट वेव्स कैसे वेव्स हैं? लाइट वेव्स कैसे वेव्स हैं? लाइट वेव्स ऐसे वेव्स हैं जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चेंज करते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक field produce a time in space varying magnetic field, and a changing magnetic field produce a time and space varying electric field। भाई सब क्या गहरी बात बोल दिया यार। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ टाइम एंड स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ना, तो एक टाइम प्रोड्यूस होता है और एक स्पेस पर प्रोड्यूस होता है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं टाइम एंड स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं और टाइम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्ट कर रहा है प्रोपगेशन, मतलब छेद करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाते हैं वैक्यूम में भी। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? ओरिजिनल फॉर्मुलेशन हाइजन प्रिंसिपल का, साथ ही लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में सेक्शन 10.4 10.5 में दिया गया है। वी विल डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ इंटरफ्रेंस के बारे में भी जानेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे डिपेंड है। साथ ही सेक्शन 10.6 में हम जानने वाले हैं फिनोमिनन ऑफ डिफ्रेक्शन विच इज बेस्ड ऑन हाइजेंस फ्रेक्शनल प्रिंसिपल। डिफ्रेक्शन का प्रिंसिपल भी जानने वाले हैं। साथ ही सेक्शन 10.7 में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन के बारे में, विच इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो लाइट वेव्स है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। चलो ये तो टॉपिक हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। वी वुड फर्स्ट डिफाइन अ वेव फ्रंट। तो सबसे पहले हम वेव फ्रंट डिफाइन करेंगे। व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन ऑन अ काम पूल ऑफ वाटर, तो जब हम एक पूल ऑफ वाटर है ना, तो उस पर एक स्टोन ड्रॉप करेंगे तो वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो जैसे वो जहाँ से इम्पैक्ट होता है वहाँ से वेव्स स्प्रेड आउट होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद टाइम, और हर एक पॉइंट है ना वो टाइम के साथ ऑसिलेट करने लग जाता है। At an instant, a photograph of surface would show circular rings on which the disturbance is maximum। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम इसका फोटो लेंगे ना, तो चारों तरफ सर्कुलर रिंग दिखने लगेगा। क्लियरली ऑल द पॉइंट्स ऑन सच अ सर्कल आर ऑसिलेटिंग इन फेस बिकॉज दे आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। और इस पॉइंट पे जो पॉइंट है ना सर्कल पे, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेटेड फेस में है, बिकॉज सेम डिस्टेंस में है एक सोर्स से। मतलब एक सर्कल के चारों पॉइंट ऑसिलेट कर रहे हैं। सच अ लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन अ फेस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। तो वो लोकस ऑफ पॉइंट जो ऑसिलेट करता है उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। थस अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, और इसलिए हम कहते हैं वेव फ्रंट को इज डिफाइंड एज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस। एक ऐसा सरफेस जहाँ कांस्टेंट फेस में लोग मतलब सराउंडिंग ऑसिलेट करें। The speed with which the wave front moves outwards from the source is called the speed of wave। तो वो स्पीड जहाँ से वेव फ्रंट है ना वो मूव करे आउट बाहर की तरफ उस सोर्स से, तो उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ वेव। जैसे कि मान लो यहाँ पे पत्थर गिरा, यहाँ पे देखो पत्थर गिरा, तो जिस स्पीड से वेव्स बाहर निकल रही हैं उसे हम कहते हैं वेव स्पीड। द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रैवल्स इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो एनर्जी है ना वेव्स का, वो परपेंडिकुलर ही ट्रैवल करते हैं इस वेव फ्रंट के। इफ़ यू हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ इमिटिंग वेव्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है सारा डायरेक्शन में, देन द लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेट इन द सेम फेस आवर स्फीयर्स। अगर एक पॉइंट सोर्स वेव्स इमिट कर रहे हैं चारों डायरेक्शन में, तो जो लोकस है ना पॉइंट have same amplitude and vibrate in the same phase as our spheres, and we have what is known as spherical wave। तो अगर किसी
वेव से चारों तरफ यूनिफॉर्मली डायरेक्शन पे वेव प्रोपेगेट हो रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड पे। तो जो लोकस है ना वो एक स्फीयर होगा ऐसा बोल रहा है। फिगर 10.1 यहाँ पे दिया हुआ है। एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, और लार्ज डिस्टेंस सोर्स से a small portion of a sphere can be considered as a plane and we have what is known as plane wave। तो लार्ज डिस्टेंस पे सोर्स से एक स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पेयर है उसे हम कैसे, मतलब यार बता रहे कि अगर कुछ ऐसा करेक्टरिस्टिक्स हो तो कौन सा वेव होगा। तो अगर लार्ज डिस्टेंस से कोई सोर्स से एक स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पेयर कंसिडर करें एज अ प्लेन तो उसे हम कहते हैं प्लेन वेव। नाउ इफ वी नाउ इफ नाउ इफ वी नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू जीरो, अगर आप जानो कि जो वेव फ्रंट का जो शेप है t इज इक्वल टू जीरो पे, देन हाइजेंस प्रिंसिपल अलाउस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम pi। Thus, Huygens principle is essentially a geometrical construction which, given the shape of the wavefront at any time, allows to determine the shape of the wavefront at a later time। तो इसलिए जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो essentially एक geometrical construction है विच गिवन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, जो शेप देता है एक वेव फ्रंट को किसी भी टाइम पे, जो हमें अलो करता है जिससे हम किसी भी वेव फ्रंट का शेप पता कर सकें। क्या गहरी गहरी बात बोल रहे हैं यार स्टार्टिंग में। लेट अस कंसिडर आवर डाइवर्जिंग वेव। तो चलो एक डाइवर्जिंग वेव का एग्जांपल लेते हैं। लेट F1 एंड F2 रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू जीरो। तो एक t इज इक्वल टू जीरो पे एक वेव फ्रंट का एक स्पेरिकल वेव फ्रंट का पोर्शन दिखा रहे हैं स्टार्टिंग पोजिशन। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव। तो हर एक जो पॉइंट है वो एक सोर्स है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का, जहाँ से वेवलेट्स बढ़ रहे हैं चारों डायरेक्शन पे, और किस स्पीड से, इस वेव की स्पीड से। These wavelets emanating from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets। तो ये जो wavelets emerge हो रहे हैं इसे हम secondary wavelets के नाम से जानते हैं। And if we draw a common tangent, तो इसे अगर हम common tangent बना दें, इन सब का common tangent बना दें। tangent मतलब वो point जो किसी, मतलब वो लाइन जो किसी सर्कल के एक लाइन से टच होके जाए। हाँ, ऑल द जितने भी स्पेयर से एक टेंजेंट बना दे, वी ऑब्टेन अ न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो यहाँ पे एक नया पोजीशन बन जाएगा वेव फ्रंट का, यहाँ से नई नई चीजें इमर्ज होंगी लेटर टाइम पे। एंड इफ भाई साहब, इफ वी विश टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू पाई, तो अगर हमें शेप ऑफ द वेव फ्रंट पता करना है t इज इक्वल टू पाई पे, वी ड्रॉ स्पीयर्स ऑफ द रेडियस वी पाई। तो हम स्पीयर्स बना देते हैं, वो भी किस रेडियस के, वी पाई के, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द स्पेरिकल वेव फ्रंट। और हर एक पॉइंट पे स्पेरिकल वेव फ्रंट पे एक क्या बना देते हैं, स्पीयर। द वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट इन द मीडियम। तो जो वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड वेव्स का मीडियम में। इफ यू नॉट ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू ऑल द स्पीयर्स, अगर हम कॉमन टेंजेंट पे सारे स्पेयर्स ड्रॉ करें, वी ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू पाई। तो हम नया पोजीशन डिटरमाइन करेंगे वेव फ्रंट t इज इक्वल टू पाई पे। द वेव फ्रंट सोर्स G1 एंड G2, जो वेव फ्रंट है वो दिखाता है G1 G2 को। इन फिगर 10.2 इज अगेन स्पेरिकल विद पॉइंट जीरो एज सेंटर। वो भी अगेन स्पेरिकल है जहाँ जीरो सेंटर पे है, सॉरी ओ सेंटर पे है, ओ सेंटर है। Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelet is maximum in forward direction। Huygens ने ये आर्ग्यू किया था जो एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेवलेट का वो मैक्सिमम है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन पे जीरो है। ठीक, बाय मेकिंग द अदहोक एजम्पशन, तो इस एजम्पशन को बनाने के बाद हाइजेंस कुड एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ बैक वेव। तो उन्होंने ये आसानी से एक्सप्लेन कर दिया बैक वेव के बारे में कि बैक वेव नहीं होता। However, the ad hoc assumption is not satisfactorily, ये assumption उतना satisfactorily नहीं है
And the absence of the wave is rarely justified from the more rigorous wave theory. और जो वेग वेव नहीं है वो काफ़ी जस्टिफाइड हो गया है कई सारे वेव थ्योरी से. In a similar manner, we can use Huygens principle to determine the shape of the wavefront for a plane wave propagating through a medium. साथ ही इसी मैनर पे हम हाइजेंस प्रिंसिपल को डिटरमाइन कर सकते हैं. हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं वेव फ्रंट का शेप के बारे में और उसकी प्रोपेगेटिव प्रोपेगेशन के बारे में किसी भी मीडियम से. फिगर 10.3 का है यार, ये देखो. तो उसके बाद हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं यार. मेरा कैपेसिटी नहीं मेरे टैबलेट का. सी यू सून.